बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और अभी हम लोग बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन साइंस और उसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन फिजिक्स पर बात करने वाले। और फिजिक्स का सबसे फर्स्ट लेसन मात्रक और विमान, जिसे फिजिक्स का बैकबोन कहा जाता है, इसको हम लोग कंप्लीट करने के कगार पर हैं। इसका 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और जिसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में मापन की इतिहास, जिसमें फैदम, गज, नॉटिकल मील, स्थलीय मील, उसके बाद गैलेन, उसके बाद बैरल, इस पर बात कर चुके हैं और बढ़िया से बात किए हैं। फलार चेन पर भी बात किए हैं और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग सेकेंड लेक्चर में सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जिसमें एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस है और इस पर एसआई यूनिट के बैठक में क्या क्या निर्णय लिया जाए तो उस पर बात किए हैं। और एसआई यूनिट के निर्णय के बाद हम लोग ऐसा इस कगार पर पहुंचे थे कि मूल राशि की संख्या 7 है। अब मूल राशि की संख्या 7 है, उसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, मात्रा, ये मूल राशि है। और मूल राशि किसी पर निर्भर नहीं रहती और मूल रूप से स्वतंत्र है, इसलिए इसे मूल राशि कहते हैं। लेकिन इसके सहायता से बहुत सारी राशि प्राप्त किया जा सकता है और बहुत सारी राशि के मात्रक भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि मूल राशि का अपना एक मात्रक होता है। तो मूल राशि के मात्रक को यूज करके हम व्युत्पन्न राशि के मात्रक को निकाल सकते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या है? तो वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर हो, मूल राशि से उत्पन्न हो, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि का अपना एक मात्रक होता है जिसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई का हम यूज करते हैं। लंबाई मूल राशि है, देख लीजिए, और चौड़ाई भी एक लंबाई है, इसलिए वह मूल राशि है। और लंबाई चौड़ाई को जब हम गुना कर देंगे तो उसका जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसे क्षेत्रफल कहेंगे या व्युत्पन्न राशि है। अगर यह क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है तो व्युत्पन्न राशि का अपना एक मात्रक होगा जिसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। कंप्लीट, इतना तक हम बात कर चुके थे। अभी के क्लास में इससे हम आगे बात करते हैं कि हम लोग इतना तो पढ़ चुके हैं कि व्युत्पन्न राशि निकालने के लिए हमें मूल राशि की सहायता लेनी पड़ती है। तो क्या मूल राशि की सहायता से दुनिया में जितने व्युत्पन्न राशि है उसे निकाल सकते हैं? तो जवाब है नहीं। कुछ ऐसी व्युत्पन्न राशि है, जैसे मैं लिखता हूं एक राशि जिसका नाम है कोणीय संवेग, या एक है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि सूर्य सेंटर में है गैलेक्सी के, और इसके ठीक चारों तरफ हमारे ग्रह हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ग्रह की जो गति है, ठीक है, वो दीर्घ वृत्ताकार गति है, वृत्ताकार गति है, लेकिन उनका जो वेग है उसे कहते हैं कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। हम कई बार साइकिल रोक देते हैं तो साइकिल से गिर जाते हैं, ठीक है, पैर नहीं पहुंचता होगा। लेकिन अगर साइकिल चला रहे हैं तो फिर साइकिल नहीं गिरती है। इसका रीजन है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। सब पर बात करेंगे आगे। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। अब समझिए, इसमें भी कोणीय आ रहा है, इसमें भी कोणीय आ रहा है, और वास्तव में इसे निकालने के लिए एक खास एंगल, जैसे सूर्य बीच में है, इसके चारों तरफ मान लीजिए पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी कितना एंगल बना रही है, कितना सेकेंड में कितना एंगल बना रही है, ये हमें पता होना चाहिए। अब कोणीय संवेग पता करना हो, कोणीय संवेग तो व्युत्पन्न राशि है, कोणीय वेग तो व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशि हम लोग जान चुके हैं कि व्युत्पन्न राशि मूल राशि से पता किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कोणीय वेग निकालेंगे और संवेग निकालेंगे तो इस मूल राशि से निकाल सकते हैं। अब कोणीय वेग का फॉर्मूला मैं बताता हूँ। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है थीटा बाई टी, या कह सकते हैं मतलब कोण बटा समय। ऐसे अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कोण बटा समय, अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। मैंने बताया ना, जितना कोण बनाता है तो वो जो कोण है, ठीक है, और बटा में समय, तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम कोणीय वेग निकालेंगे और फिर कोणीय वेग को यूज करके हम कोणीय संवेग निकालेंगे आगे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसको बस महसूस कीजिए। ये समझने के लिए आगे टॉपिक है कोणीय वेग, कोणीय संवेग। तो ठीक है, कोणीय वेग निकालने के लिए कोण बटा समय, यानी वो पृथ्वी सूर्य के सेंटर पर कितना बड़ा कोण बनाया है, वो कोण और बटा समय, तो निकालेंगे कोणीय वेग। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग जो बात बोले थे कि कोणीय वेग एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशि जब भी निकलेगा तो मूल राशि की सहायता से निकलेगा, और मूल राशि की संख्या सिर्फ 7 है। तो ठीक से देखिए, मूल राशि की सहायता से निकलेगा तो इसे भी मूल राशि होना चाहिए, इसे भी मूल राशि होना चाहिए। तो क्या समय, तो समय तो है इसमें, कोण 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 तो इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि व्युत्पन्न राशि या तो मूल राशि की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, नहीं तो मूल राशि की संख्या सिर्फ 7 नहीं है। तो कंफ्यूजन ये है, सही आंसर है कि व्युत्पन्न राशि हमेशा मूल राशि की सहायता से ही निकलेगी। तो फिर इसमें कोण कहाँ है? मूल राशि में तो कोण है नहीं, निकालेंगे कैसे? तो एक बहुत बड़ी मीटिंग बैठी 1971 में ही, उसी मीटिंग के बाद, और कहा गया नहीं, मूल राशि की संख्या 7 है, लेकिन कुछ ऐसे राशि हैं, कोण को मूल राशि में इसलिए नहीं रखें क्योंकि भौतिक राशि को 2 भाग में बांटा गया, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। और कोण एक प्रकार का गणितीय राशि, जिसमें हम शुरू में बात किए थे, राशि के 2 प्रकार, भौतिक राशि, गणितीय राशि।
तो मूल राशि के साथ ही गणितीय राशि को इंट्रोड्यूस किया गया, मैथमेटिकल क्वांटिटी को। ठीक है, हालांकि फिजिक्स में सवाल आएंगे, गणितीय राशि तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स में सवाल नहीं आएगा, फिजिक्स में सवाल आ चुके हैं, आप सुने भी होंगे, मैं भी यूज करने वाला हूँ। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिजिक्स से, तो फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कई यूनिवर्सिटी में ऐसा रूल है कि आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिजिक्स आपका ऑनर्स पेपर है और ऑनर्स पेपर के साथ सप्लीमेंट्री पेपर लेना पड़ता है। तो सप्लीमेंट्री में आप उसी विषय को रखेंगे जो फिजिक्स को पढ़ाने में हेल्प करेगा, फिजिक्स को पढ़ने में हेल्प करेगा। तो फिजिक्स को पढ़ने में हेल्प करेगा, मैं जो रोज बोलता हूँ आपको फिजिक्स को पढ़ने में हेल्प करता है, उसका नाम है मैथ और केमिस्ट्री। तो इसलिए आपको सप्लीमेंट्री पेपर में मैथ आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। कंप्लीट है। और एक लैंग्वेज, तो उसी प्रकार से व्युत्पन्न राशि निकालने के लिए मूल राशि तो चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे राशि है जो मूल राशि को हेल्प करेंगे और व्युत्पन्न राशि निकल जाएगा, उसे कहा जाएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री है, ये हेल्प करेगा। आ रहा समझ में? तो कौन सा राशि? सप्लीमेंट्री, इसे कहेंगे संपूरक राशि। संपूरक राशि, संपूरक राशि का मतलब होता है सहायक राशि, जो सहायता करेगा। अब सहायक राशि सप्लीमेंट्री लिखिए, SUPPLEMENTRY, सप्लीमेंट्री। और क्वांटिटी का स्पेलिंग आपको पता है, QU लिख ही देते हैं, क्वांटिटी। अब कौन कौन सा है, तो कोण निकालने के लिए सवाल देखिए, संपूरक राशि किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया? एंगल के लिए, कोण के लिए। अब कोण है हमारे पास 2, कैसे पता? तो देखिए, जिस प्रकार की ज्यामिति होगी, जिस प्रकार की आकृति होगी, आकृति में तो कोण बनते हैं। आपका घर है, आपका घर या तो वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, तो घर में देख लीजिए ठीक से कोना होंगे, कोना होंगे, कोना होंगे, कोना होंगे। तो आपके घर में कोना होगा, उसी को तो गणित में कोण कहते हैं, आप कॉर्नर कहते हैं, उसे गणित में एंगल कहा जाता है। तो कोण कुल मिलाकर देखा जाए तो कोण कितने हैं? कोण है 2 प्रकार के। एक है 2D फिगर में, किस किस फिगर में? 2D फिगर में। जब 1971 में मीटिंग बैठी तो उसमें कहा गया कि कोण होंगे 2 प्रकार के, और वास्तव में मैथ में कोण 2 प्रकार के, एक तो 2D फिगर में, एक तो 3D फिगर में। 2D फिगर क्या है? ऐसा फिगर जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, आयत सिर्फ लंबाई चौड़ाई, वर्ग को ठीक से देखें तो लंबाई चौड़ाई। 2D फिगर को समतल फिगर भी कहते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ समतल पे ड्रॉ किया जा सकता है। आज तक पूरे जीवन में, जितना भी आपका जीवन है, आप कभी आयत नहीं देखे होंगे बाहर। कॉपी पे आप डिजाइन किए होंगे, लेकिन बाहर आयत नहीं देखे होंगे, क्योंकि आयत बाहर है ही नहीं, उसको सिर्फ प्लेन पे ड्रॉ किया जा सकता है। स्क्वायर आप बाहर नहीं देखेंगे, उसको सिर्फ प्लेन पे ड्रॉ किया जा सकता है। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई, इसके अलावा मोटाई देखें कभी क्या आयत में? नहीं। तो वो लंबाई और चौड़ाई 1 2 डायमेंशन होते हैं। क्लियर है? तो जो आप आयत देख रहे हैं, क्या क्या बताइए? आयत, मैं ऐसा करता हूँ फिगर बना देता हूँ इसका। तो आप आयत देख रहे हैं, आयत में लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, आयत है। आप स्क्वायर देख रहे होंगे, ठीक है, आप सर्कल देख रहे होंगे, ये सारे जो देख रहे हैं, इस सारे के सारे क्या है? 2D फिगर। अब इसी जो आयत है, आयत को आप बाहर निकाल दीजिए, तो लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई आ जाएगा, तो ये बन जाएगा घनाभ। क्या बन गया ये? घनाभ। वर्ग को आप बाहर ले आइए, तो वर्ग में लंबाई चौड़ाई है, वैसे ही बाहर लाएंगे, लंबाई चौड़ाई वर्ग की बराबर होती है, ये अलग बात है। जैसे ही आप उसे बाहर लाएंगे तो ये बन जाएगा घन। जो वृत्त, वृत्त को आप बाहर लाएंगे पूरा, जैसे ही बाहर लाएंगे तो बन जाएगा गोला। ठीक है, तो ठीक से देखिए, जो त्रिभुज है, त्रिभुज 2D फिगर है, क्योंकि आप सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, बाहर नहीं देखोगे त्रिभुज। त्रिभुज को जैसे हम बाहर लाएंगे बन जाएगा शंकु। तो समझिए ठीक से, ये 2D फिगर इसे कहते हैं समतल आकृति, क्योंकि समतल पर बन रहा है, और बाहर आपको ठोस के रूप में मिल जाएंगे, ठोस के रूप में, इसलिए इसे कहते हैं ठोस। और सबसे पहले इसमें घन के बारे में पता चला था, इसलिए इसे कहते हैं घन आकृति। अब समतल में जो कोण बन रहे हैं, उस कोण को कहा जाता है समतल कोण, और ठोस में जो कोण बन रहे हैं, इसे ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है प्लेन एंगल। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। मैं लिख देता हूं, प्लेन एंगल। और इसे अंग्रेजी में सॉलिड एंगल या क्यूब एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल। यानी बहुत बड़ी बात है नहीं, बहुत आसान बात है, ठीक से समझिए। यानी व्युत्पन्न राशि निकालने में जब समस्या होने लगी तो कहा गया क्यों ना मूल राशि के साथ कुछ ऐसी राशि को इंट्रोड्यूस किया जाए जो सहायक हो, हेल्प करे व्युत्पन्न राशि निकालने में। तो मूल राशि तो सारे व्युत्पन्न राशि लगभग निकाल जाते हैं, लेकिन कुछ को निकालने में दिक्कत हो रही थी, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए लाया गया संपूरक राशि, मतलब सप्लीमेंट्री, सहायक राशि। तो सहायक राशि बस 2 है, एक बाहर का कोण निकालने के लिए, क्योंकि कोण तो इंपॉर्टेंट है,
तो बाहर का कोण निकालने के लिए एक, प्लेन का कोण निकालने के लिए, प्लेन को कहा जाता है समतल कोण, प्लेन एंगल, और इसे कहा जाता है सॉलिड कोण, बाह्य एंगल। यानी 2D फिगर में जो भी कोण होंगे, आयत में जो कोण बनेगा उसे समतल कोण कहेंगे, बल में जो कोण बनेगा समतल कोण, त्रिभुज के 3 कोण का जो 180 डिग्री तक को पढ़े होंगे, ये समतल कोण है। लेकिन इसमें जो एंगल बन रहे, 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 ये सारे एंगल क्या होंगे? तो होंगे ये 3D ठोस कोण। इसमें एंगल बनेंगे, क्या होगा? ठोस कोण। इसमें एंगल होगा ठोस कोण, इसमें एंगल होगा ठोस कोण। क्लियर है? 2D फिगर में मतलब समतल कोण और 3D फिगर में ठोस कोण, इतना समझ में। अब समतल कोण को मापने के लिए जो मेजरमेंट रखा गया उसको रखा गया रेडियन, यानी समतल कोण मापा जाएगा किसमें? रेडियन में। और सॉलिड कोण जो कि एस से शुरू होता है, इसका माप होगा स्टेरेडियन। तो याद रखना, एस आर से स्टेरेडियन और आर ए डी से रेडियन, इसका संकेत याद रखिए, एग्जाम में सिंबल कवर पूछा गया है। तो बताइए समतल कोण को मापने के लिए क्या लाया गया? रेडियन। समतल कोण को मापने के लिए रेडियन, और ठोस कोण को मापने के लिए स्टेरेडियन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेरेडियन किसका मात्रक है? तो याद रखना है एस से सॉलिड ठोस कोण का, और रेडियन समतल कोण का। कंप्लीट है बात? ए सहायक राशि, और इसके सहायता से हम आगे कोणीय वेग, कोणीय संवेग निकाल लेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जब 1971 में मीटिंग हुई, उसमें मूल राशि के साथ और कौन से दो राशि को इंट्रोड्यूस किया गया? तो संपूरक राशि को, जिसमें एक थे समतल कोण, दूसरा था ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन। कंप्लीट है? अब आपको डिटेल में नहीं जाना कि रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, मैथ का टॉपिक है। हालांकि अगर टाइम रहता, अभी एग्जाम के कुछ टाइम रहता, तो मैं आपको बता देता रेडियन स्टेरेडियन क्या है। हालांकि इतना याद रखिए, सवाल आपके 100% यहाँ से बन जाएगा। अब सवाल है कि व्युत्पन्न राशि ठीक है, अब क्या व्युत्पन्न राशि निकालना हो या व्युत्पन्न राशि के मात्रक निकालना हो, तो क्या व्युत्पन्न राशि के मात्रक मूल राशि और सहायक राशि जो संपूरक राशि, इसके सहायता से सबके मात्रक निकाले जा सकते हैं? तो हाँ, जितने भी व्युत्पन्न राशि है उसके मात्रक निकाले जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्युत्पन्न राशि जिसके मात्रक नहीं होते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैं चर्चा कर चुका हूँ और इस पर बहुत एफर्ट आपको लगाना है, यहाँ से सवाल बार बार पूछा जा रहा है। तो व्युत्पन्न राशि को दो भाग में बांट दिया, एक मात्रकहीन यूनिट लेस और एक मात्रक राशि। अब जितने भी मात्रक बचे उसमें कुछ के मात्रक नहीं होते, कुछ के मात्रक, मतलब जितने भी राशि बचे जिसमें से कुछ के मात्रक नहीं होते हैं, कुछ के मात्रक होते हैं। अब कौन कौन सी राशि जिसके मात्रक नहीं होते हैं, इस पर मैं बात कर चुका हूं, उसमें आप मेरे साथ बोलिएगा आज एकदम एनर्जी लगा के। आपको मैं ट्रिक बताया था कि अब आप तो जड़ से ही विकृत है, अब आपसे क्या उपेक्षा करें, बस घसते रहिए। तो अगर आप याद रखते हैं ऐसे निकाल लेंगे, और नहीं तो आप अगर कंप्लीट याद रख सकते तो रख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें बताए थे आवर्धन। क्या बताए थे? आवर्धन। में लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ। एक तो आवर्धन है, एक अपवर्तनांक है, एक जड़त्व है, एक विकृत है। कंप्लीट है? और जिसमें आपेक्षिक लगा हो, जैसे आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक, एक था आपेक्षिक आर्द्रता और एक था आपेक्षिक पैरावैद्युतांक। बताऊं क्या? तो पैरावैद्युतांक जोड़ लीजिए। जैसे आपेक्षिक से 3 है, एक है आपेक्षिक आर्द्रता, एक है आपेक्षिक पैरावैद्युतांक। मुझे याद है कि शायद पैरावैद्युतांक पिछले लेक्चर में नहीं बताया हूं मैं, पैरावैद्युतांक। और एक है आपेक्षिक घनत्व, ये मुझे भी याद आ गया। तो चलिए, आपेक्षिक से 3 बात याद रखना है, एक आपेक्षिक आर्द्रता, दूसरा आपेक्षिक पैरावैद्युतांक और आपेक्षिक घनत्व। ये 3 याद कर लीजिए। आपेक्षिक मुझे याद है कि मैं 2 ही बताया था शायद। तो पैरावैद्युतांक जोड़ लीजिएगा, क्या होगा आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ से काम हो जाएगा। मतलब अगर आपको नहीं भी पता है तो आप जानेंगे कि सर जिसमें आपेक्षिक लगा होगा वो मात्रक नहीं होगा। ठीक है? आपेक्षिक मतलब रिलेटिव, जहां रिलेटिव आए आंसर मार देंगे सर नहीं, ये तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो याद रखना आपेक्षिक इसमें नहीं। आवर्धन की बात करें तो आवर्धन का मात्रक नहीं, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं, जड़त्व का मात्रक नहीं, विकृति का मात्रक नहीं, आपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक नहीं, आपेक्षिक पैरावैद्युतांक का मात्रक नहीं, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं। आपेक्षिक जिसमें आ जाए, हो सकता है आपेक्षिक जब पर सापेक्ष भी यूज हो जाए, सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक पैरावैद्युतांक, सापेक्षिक घनत्व, तो भी इसका मात्रक नहीं होगा। सापेक्षिक आपेक्षिक एक ही बात है। ये हो गया पूरा हमारा ऐसा राशि जिसके मात्रक नहीं है। कंप्लीट। इसके अलावा मैं एक बताया था आपको घर्षण गुणांक, तो ये पूरा हो गया कंप्लीट। लेकिन एक ऐसा राशि है, आपको याद रखना है, आपेक्षिक पैरावैद्युतांक, नोट्स में क्लियर कर लीजिए, लिख लीजिए एकदम स्टार देके। एक ऐसा राशि है कोण जिसके मात्रक तो हैं, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा राशि है जिसके मात्रक तो हैं, तो मात्रक देखिए, कोण का मात्रक तो है रेडियन स्टेरेडियन, अभी जस्ट देखें, मात्रक तो है लेकिन इसका बीमा नहीं है। बीमा क्या होते हैं? LIC, वो नहीं, अभी बताऊंगा कहीं। तो वैसा राशि कौन सा है जिसका मात्रक तो है लेकिन बीमा नहीं है? वो है कोण। याद रहेगा। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब एग्जामिन
जो एग्जाम में कॉपी क्वेश्चन सेट करने वाले कहीं से क्वेश्चन घुमा ले, क्वेश्चन नहीं बचेगा, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। अब बचा मात्रक राशि, ऐसे राशि जिसके मात्रक होते हैं, तो हम लोग अब ऐसा यूनिट निकालना सीखेंगे। तो देख लीजिए आपके सामने आ गया क्षेत्रफल। ये तो कम से कम आपको पता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मान लीजिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, कोई वस्तु प्लेन पर जितना जगह छेक रही, देखिए ये वाला जो फोटो है, एक प्लेन पर जितना जगह छेक रही उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। कितना जगह छेक रही, तो दो रूप में, एक तो लंबाई के रूप में, एक चौड़ाई के रूप में। तो लंबाई, हालांकि आपको स्क्वायर जैसा लग रहा होगा, तो लंबाई चौड़ाई के रूप में जगह छेक रही है, लंबाई चौड़ाई को गुना कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो लंबाई का मात्रक देख लीजिए मीटर, और चौड़ाई का मात्रक क्या होगा मीटर, गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका ऐसे यूनिट। क्षेत्रफल का एक बहुत महत्वपूर्ण मात्रक बहुत प्रचलित है जिसका नाम है हेक्टेयर। देखिए हेक्टेयर दो वर्ड से बना है, हेक्टो और एरिया। हेक्टो मतलब होता है 100, हेक्टो मतलब 100। तो समझिए, जैसे मान लीजिए कोई खेत है और खेत की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई भी उसका 100 मीटर है, तो देख लीजिए 100 मीटर हेक्ट, 100 मीटर हेक्ट। तो 100 मीटर लंबाई 100 मीटर चौड़ाई में मतलब स्क्वायर रूप में खेत होगा, वो कोई एरिया होगा, भूखंड होगा, तो इसको 1 हेक्टेयर कहेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 1 हेक्टेयर में किसे कहते हैं, तो 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा को 1 हेक्टेयर कहते हैं। ऐसे ही बीघा, बीघा गज में होते हैं। तो चलिए ये आप याद रखेंगे, ऐसे सवाल आपके बन जाएंगे। तो क्षेत्रफल का मात्रक तो कंप्लीट हो गया। अब आयतन निकालना है। तो मान लीजिए कि आयत है प्रॉपर मान लीजिए कोई आयत है, और हम आपको बता चुके हैं कैसा फिगर है, 2D फिगर है, लंबाई चौड़ाई इसमें है। इसी को बाहर ले आए तो लंबाई चौड़ाई तो पहले से था, इसमें बस ऊंचाई बढ़ गई है। तो अब खुले आकाश में जितना जगह छेक रहा है उसी को क्या कहते हैं, आयतन। आयतन मतलब कितना ऑक्युपाई स्पेस कर रहा है, मतलब स्पेस कितना ऑक्युपाई कर रहा है। जैसे देख लीजिए मार्कर आपको दिख रहा होगा, पेन, पेन इस आकाश में जितना जगह छेक रहा है इसी को क्या कहेंगे, इसका आयतन। मैं जितना जगह छेक रहा हूँ इसे क्या कहते हैं, आयतन। एक पेन मान लीजिए मोटा हो गया प्रॉपर, तो कहेंगे पेड़ का इतना आयतन है। कोई आदमी मोटा हो गया तो कहेंगे इस आदमी का इतना आयतन है। आयतन बोलेंगे बुरा मान जाएगा, इसलिए कहते हैं मोटा है, मोटा में भी तो बुरा मान जाता है, तो कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, तो समझिए आयतन क्लियर। तो आयतन का फॉर्मूला क्या है, तो आयतन में एक तो लंबाई होगा, दूसरा चौड़ाई होगा, तीसरा ऊंचाई होगा, तीनों को गुना कर दीजिए। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, किस किस में गुना करेंगे, तो आयतन निकालने के लिए हम गुना करेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आयतन बराबर एक तो लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो बताइए लंबाई का मात्रक मीटर, कहा कैसे पता चलेगा, देखिए इस यूनिट में दिखा चुका हूँ। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, केजी, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड, विद्युत धारा का क्या है, मैं बार बार पूछे जा चुके, एम्पियर, एम्पियर, और तापमान का मात्रक केल्विन, और ज्योति तीव्रता का याद रखना, ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD, ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD, और मात्रा का मूल। खूब पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान देना है, ठीक से देखिए। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, तीनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। आपके एकदम मुंह पे सेट होना चाहिए, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। बहुत आसान है, सबको पता होगा, क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारा घनत्व, घनत्व को अंग्रेजी में कहते हैं डेंसिटी, इतना आपको पता होगा। इसका एरिया, इसको वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। और घनत्व को अंग्रेजी में कहा जाता है डेंसिटी, डेंसिटी। कई बार हम लोग कहते हैं कि वहाँ मतलब जैसे गाड़ी वगैरह चला रहे हैं NH पे, वहां लिखा होता है घनी आबादी क्षेत्र धीरे जाएं, ठीक है, डेंस पॉपुलेशन। तो सोचिए डेंस का मतलब क्या होता है, डेंस का मतलब होता है सघन, ठीक है, पूरा घना है। अब समझिए डेंस, इसमें हुआ डाला है डेंस, डेंस मतलब क्या है, पूरा ही घना है। देखिए इसमें हुआ डाला है घना, जो घना हो उसी को घनत्व कहते हैं। घनत्व मतलब कितना घना है। यहाँ देख लीजिए, जितना जगह क्षेत्र इसको आयतन कहते हैं, जितना जगह क्षेत्र उसको आयतन कहते हैं, जितना जगह क्षेत्र उसको आयतन कहते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक गिलास है, उसमें 1 लीटर दूध को हम रख सकते हैं, तो इसका मतलब गिलास का आयतन कितना, 1 लीटर। जितना वो जगह छेक रहा है, जितना वो जगह किसी वस्तु को अपने में रख सकता है उसको आयतन कहते हैं। तो इस जो घेरा है, इस बाउंड्री का आयतन 1 लीटर, इस बाउंड्री का आयतन 1 लीटर, इस बाउंड्री का आयतन 1 लीटर। अब किसमें डेंस पार्टिकल्स हैं, तो देखिए इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, और इसमें सबसे ज्यादा है, तो हम कहेंगे इसका घनत्व ज्यादा है। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके अंदर जो मात्रा है कणों की, इसी को कहा जाता है द्रव्यमान। तो देख लीजिए जिसका द्रव्यमान ज्यादा हो गया उसका डेंसिटी ज्यादा हो गया, घनत्व ज्यादा हो गया, घनापन ज्यादा हो गया। इसका मतलब घनापन और द्रव्यमान में सीधा संबंध है, तभी तो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ गया वैसे घनापन बढ़ गया। इसका मतलब घनत्व और द्रव्यमान में कैसा संबंध है, सीधा संबंध। सीधा संबंध वाले एक साथ एक सीध में लिखे जाते हैं। आ रहा समझ में। और आयतन समझिए, जैसे ई वाला है,
इसका आयतन कण इतना ही रहने दो और आयतन अगर इतना कर दो तो पूरा फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो मैं कहूँगा उतना डेंस नहीं जितना पहले था, इसका घनत्व घट गया। इसका मतलब आयतन बढ़ा देने से डेंसिटी घट जाता है। तो इसका मतलब घनत्व और आयतन में कैसा रिलेशन, सीधा और उल्टा, और उल्टा घनत्व उल्टा रिलेशन वाले ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। तो एक फॉर्मूला हो गया घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये आप याद रखना है, ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, दोनों में एक सामने रहेगा सीधा समानुपाती, अगर ए बढ़ाएंगे तो ए भी बढ़ेगा, ए घटाएंगे तो ए भी घटेगा। मान लीजिए द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब कणों की मात्रा, कण की मात्रा इसमें से खींच लिए तो घनापन तो कम जाएगा। तो याद रखना द्रव्यमान और घनत्व में कैसा रिलेशन, सीधा समानुपाती का संबंध, बहुत कम आएगा आगे। और आयतन और घनत्व में उल्टा रिलेशन, ऊपर नीचे उल्टा रिलेशन, ए बढ़ाएंगे मतलब आयतन अगर बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। यहाँ सवाल है, घनत्व समझने की बात है, घनत्व आगे टॉपिक आएगा समझेंगे। यहाँ हमें देखना है घनत्व का फॉर्मूला, मात्रा क्या है। तो घनत्व का फॉर्मूला आपके मुंह पे होना चाहिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर याद रखना द्रव्यमान ज्यादा होना चाहिए और आयतन कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आयतन बढ़ा देने से डेंसिटी बदल जाता है, डेंसिटी घट जाता है, आयतन बढ़ा देने से डेंसिटी घट जाएगा। तो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, मास और बटा क्या, वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला है। अब इसका मात्रक निकालते हैं। तो मात्रक निकालना बिल्कुल उतना ही आसान है, इतना आसान आपके लिए मेरा क्लास देखना है, आप खोलते हैं देखते रहते हैं, आराम से मात्रक निकालेंगे। तो द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो हम लोग ऐसा यूनिट में जस्ट इसमें पढ़े हैं, देख लीजिए। द्रव्यमान का मात्रक केजी, ये तो आपको याद रहना चाहिए, आपको याद होगा भी। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या लिख देंगे, केजी, और आयतन का मात्रक जस्ट निकालेंगे मीटर क्यूब। आपको शुरू में कुछ 5, 7, 10 मात्रक याद रखने पड़ेंगे, 5, 7, 10 भी नहीं, कुछ मात्रक याद रखने पड़ेंगे। इसलिए नहीं, आप निकाल सकते हैं एग्जाम में, लेकिन मैं चाहता हूं कि एग्जाम में टाइम लॉस ना हो। इसी जो टाइम लॉस होगा इसमें कुछ ऐसे सवाल में दिमाग लगाएंगे जो सवाल में फंस सकते हैं, जैसे मैथ के सवाल हो सकते हैं, रीजनिंग के सवाल हो सकते हैं, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो यहाँ एनर्जी ना लगा के और वहाँ एनर्जी लगाएंगे। तो थोड़ा सा अभी अगर एनर्जी लगा देंगे तो एग्जाम में प्रेशर कम रहेगा, याद रहेगा, तो हम शॉर्ट निकाल देंगे। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो चीजें सिखाऊंगा मैं। तो जल्दी देखिए, द्रव्यमान का मात्रक कीजिए और आयतन का मात्रक, तो आयतन का मात्रक जस्ट निकालें मीटर क्यूब, तो क्या लिख देंगे, मीटर क्यूब। और मैथ में, फिजिक्स और मैथ लगभग एक ही चीज है, तो ऊपर नीचे चीजों को नहीं लिखा जाता है, कोशिश किया जाता है कि एक सीध में चीजों को लिखें। तो एक सीध में इसको कैसे लिखेंगे, तो केजी जैसे के तैसे, और जो सोया हुआ है उसको तिरछा कर देंगे, और क्या, मीटर क्यूब। इसको पढ़ा जाता है केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। तो जल्दी बताइए घनत्व का मात्रक, तो देखिए द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का केजी और आयतन का मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। अब मैंने कहा कि ऊपर नीचे आड़ी तिरछे मैथ या फिजिक्स में नहीं लिखा जाता, इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसको लिखा जाएगा केजी मीटर। जब इसे आप हटाएंगे जैसे वैसे लिख दीजिए, और जब आप इसे हटाएंगे यहाँ तो ऊपर जो पावर उसमें माइनस लग जाएगा, तो इसको भी वही पढ़ेंगे केजी प्रति मीटर क्यूब। तो बताइए कंप्लीट है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन जब हम यूनिट लिखने में घनत्व वर्ड का यूज करेंगे तो वहां ए वाला मात्रक लिखेंगे। क्लियर है, हम यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से कंप्लीट, कोई डाउट, तो एक बार इसमें मिटाता हूं और आप स्पीड में एक बार सबका डेंसिटी सबका यूनिट बताएंगे। बताइए, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, खत्म। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, खत्म। घनत्व नहीं आता, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का केजी, आयतन का मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। हम लिख देंगे यहाँ केजी प्रति मीटर क्यूब, खत्म। बताइए कोई डाउट। अब एक बात सोचते हैं, आपेक्षिक घनत्व का क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक लिखा हुआ है, आपेक्षिक घनत्व का क्या होगा, कुछ नहीं करना है, अंग्रेजी लिखिए, आपेक्षिक मतलब रिलेटिव। ओ माय गॉड, भगवान के द्वारा बनाया गया सबसे सुंदर क्रिएशन, रिलेटिव जैसे ही तो आपको कह देना नहीं, पसंद नहीं है, पसंद है तो इसका मात्रक नहीं है, खत्म। तो रिलेटिव घनत्व का मात्रक नहीं होता है, मैं बता चुका हूं क्यों, क्योंकि रिलेटिव घनत्व का मतलब होता है कि मान लीजिए इसका घनत्व निकालना हो तो इसका डेंसिटी ऊपर लिख देंगे और बटा में पानी की डेंसिटी से भाग देंगे, तो ऊपर इसका डेंसिटी का मात्रक यही होगा और पानी का डेंसिटी किसी चीज का मात्रक यही होगा, खचाक से कट जाएगा, सिर्फ नंबर बचेगा, नंबर कोई मात्रक नहीं है। क्लियर है। अपेक्षिक घनत्व से सोना का शुद्धता, हीरा का शुद्धता पता किया जाता है, आगे पढ़ेंगे घनत्व जो टॉपिक पढ़ेंगे तो
अभी सिर्फ हम लोग मात्रक निकाल रहे हैं, ठीक है। और अपेक्षित घनत्व से पता चलता है कौन वस्तु पानी में डूबेगी कौन नहीं डूबेगी। क्लियर है पूरा। चलिए तो आगे आते हैं, आगे चाल। अब बताइए चाल चलन कैसा है। चाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पीड। चाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पीड। त्वरण को एक्सलेरेशन। संवेग को मोमेंटम। आवेग को इम्पल्स। बल को फोर्स। भार को वेट, इसको थ्रस्ट। वेग को वेलोसिटी। चलिए इंग्लिश लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, इंग्लिश इनको नोट करना है। अब देखिए चाल क्या है, तो किसी व्यक्ति का चाल कितना होगा कैसे पता करते हैं कि कितना समय में वो कितना दूर गया है, कितना समय में कितना दूर गया। जैसे मैं कहता हूँ अगर 1 घंटा मतलब 1 घंटा में अगर 10 किलोमीटर गया तो 5 घंटा में कितना दूर जाएगा। तो 1 घंटा में सोचना है ठीक से, 1 घंटा में 10 किलोमीटर तो 5 घंटा में कितना 50 किलोमीटर। ठीक है, समझिए इस बात को। कितना घंटा में वो कितना दूर गया, कितना घंटा में कितना दूर गया, यानी दूरी और घंटा मतलब समय। अगर इसमें अनुपात पता कर लेंगे तो चाल पता हो जाएगा। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। ये दुनिया जानती है, दूरी बटा समय। ठीक है, जैसे मैं अगर कह रहा हूं कि कोई आदमी 50 किलोमीटर गया है 10 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना गया, तो सटाक से भाग दे दीजिए, यानी 1 घंटा में गया 5 किलोमीटर पर घंटा। तो समझिए 5 किलोमीटर क्या है, दूरी। दूरी पहले आएगा तो दूरी ऊपर लिखे और घंटा नीचे आएगा, घंटा मतलब समय नीचे लिखे। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। क्लियर है। अब बताइए यहाँ से ही पता चला मात्रक, लेकिन मात्रक हमें क्या निकालना है, हमें मात्रक निकालना है क्या, एसआई मात्रक। तो दूरी क्या है, तो दूरी एक लंबाई है। ठीक है, दूरी क्या एक प्रकार की लंबाई है। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, सबका मात्रक मीटर। फिर से बताइए, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, सबका मात्रक मीटर। ऐसे मात्रक सबका मीटर। तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। और समय का मात्रक सेकेंड। मैं तुरंत बोला हूँ ऊपर नीचे फिजिक्स में नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे लिखे, क्या लिखेंगे, मीटर बटा मीटर प्रति सेकेंड। इसको और सुधार के लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे, मीटर सेकेंड। और इसको हटाएंगे तो माइनस, कुछ नहीं है तो 1, खत्म, बाय बाय। चलिए फिनिश हो गया। आगे देख लीजिए त्वरण क्या है। त्वरण से पहले वेग देख लेते हैं। तो वेग किसे कहते हैं, तो बस देखिए जो चाल है वही वेग है, कोई डिफरेंस ज्यादा है नहीं। बस चाल है कि आपको जैसे मन करे, जैसे मन कर रहा है चलने का वैसे वैसे चलते रहिए। मतलब होता है कि नाग आ रहा है ऐसे ऐसे गाँव में चलेगा, तो जैसे चल रहा है ये पूरे इधर उधर करके मस्त मोला चल रहा है। तो मस्त मोला मतलब इधर उधर भटक रहा है, तो इसे चाल कहते हैं। लेकिन वेग तभी होगा जब एकदम बिल्कुल एक सीध में चले, उसको वेग कहते हैं, एक सीध में। ठीक है, तो एक सीध में चलता है, जैसे इधर उधर पूरा चल रहा है उसको कहते हैं दूरी तय कर रहा है। और एक आप देख रहे हैं ना, जो कल जो गाड़ी चलाते हैं पूरा सांप बना दूंगा, नाक बना दूंगा, आठ बना दूंगा, देखेंगे तो पूरा ऐसे से नचा के चलाते हैं, तो पूरा एकदम ऐसे करके लहरा रहे हैं, इसे कहा जाता है चाल। लेकिन कोई बहुत सिंपल आदमी बेचारा नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, एकदम आराम से एक्सीलेटर ऑन किए, गाड़ी ऑन किए, उसके बाद आराम से एक सीध में जा रहे हैं। तो जो एक सीध में जाता है, एक दिशा है उसके पास, उसे कहा जाता है वेग, वेलोसिटी। क्लियर है। और जो एक सीध में जा रहा है तो दूरी तय नहीं करो, विस्थापन तय कर रहा है। इसलिए वेग और चाल लगभग सेम है, बस यहाँ डायरेक्शन का मामला हो जाता है, इसलिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। मैं यहाँ नया नया वर्ड आपको बता रहा हूँ, विस्थापन फिर हम आगे देखेंगे। तो विस्थापन मतलब देखिए जैसे ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसको कहते हैं दूरी, और वही दूरी को एक बार इधर पकड़े सटाक से सीधा कर दीजिए तो हो गया विस्थापन। तो विस्थापन क्लियर है। विस्थापन, तो विस्थापन जो तय करता है कुछ समय में उसको कहते हैं वेग। तो वेग बराबर फॉर्मूला क्या होगा, विस्थापन बटा समय। क्लियर है पूरा, इसी को वेलोसिटी कहते हैं। अब विस्थापन बटा समय इसका फॉर्मूला है। तो विस्थापन का मात्रक क्या होगा, तो विस्थापन ठीक से देखिए प्रकार की लंबाई है तो इसका मात्रक मीटर, और समय का मात्रक सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड, और फाइनली क्या बन गया, मीटर सेकंड माइनस 1। तो ठीक से देखिए चाल और वेग का मात्रक एक ही है कि नहीं,
चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, सेम है मीटर पर सेकंड, खत्म बात। यानी चाल और वेग लगभग क्या है, सेम है, बस अंतर क्या है दिशा का, इसमें दिशा है इसमें दिशा नहीं है। इसलिए आगे पढ़ेंगे कि चाल अदिश राशि, वेग सदिश राशि है। सदिश, स मतलब साथ रहना चाहिए, दिश मतलब दिशा, खत्म बात। इसका कंसेप्ट पता होगा, ट्रिक आगे पूरा मजा आ जाएगा। फिर आगे देखिए त्वरण क्या है। तो मान लीजिए आजकल देखे होंगे गाड़ी चलाने वाले को, आराम से आ रहा है, आराम से एकदम आ रहा है, आराम से आ रहा है, आराम से आ रहा है, और सामने एकदम बगल में जैसे आएगा वैसे एकदम जोर से एकदम हिला देता है गाड़ी को, जैसे जहाज बना देगा। तो सोचिए गाड़ी का पूरा स्पीड बढ़ा दिया, फिर आगे एकाएक ब्रेक लगाया, और फिर ब्रेक लगा के फिर आराम आराम से फिर एकदम जोर से। तो सोचिए जब गाड़ी को एकदम समझिए ठीक से स्पीड कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो ऐसे करके लगातार गाड़ी चला, इसे कहते हैं, यानी वेग को बार बार बदल रहा है। और वेग जब भी बदलेगा तो कुछ ना कुछ समय रिक्वायर होगा। तो समय के साथ वेग बदल रहा है, समय हमेशा नीचे आएगा, याद रखना है। तो वेग में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। और किसके साथ परिवर्तन कर रहा है, समय के साथ। वही बिल्कुल कंडीशन है, नाक बना दूंगा, सांप बना दूंगा, ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो ऐसा जब भी होगा, तो वेग में जब भी बदलाव करे समय के साथ, तो इसी को कहते हैं त्वरण। समझिए इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटर का यूज कर रहा है, गाड़ी में जो एक्सेलरेटर है उसका यूज कर रहे हैं। तो जब भी एक्सेलरेट करेगा गाड़ी को तो स्पीड बढ़ जाएगी, और जब भी उसको रिटार्ड करेगा मतलब उसको कम करेगा तो स्पीड घट जाएगी। स्पीड कहने का मतलब मेरा वेलोसिटी से है। तो जब भी वेग को चेंज करेगा गाड़ी में, कोई आदमी है वो एक बार 20 का स्पीड गाड़ी किया, उसका 20 के स्पीड से ही जा रहा है, आराम से, एकदम आराम से जा रहा है, मंजिल पर जाकर ठक से रोका। इसका मतलब वो जो बेचारा है वो अपना बीच में वेग चेंज नहीं किया है। इसको हम सज्जन पुरुषगामी कहते हैं, मतलब बेचारा एकदम आराम से जा रहा है, भले ही काम आगे छूट जाए। तो ऐसे क्या कहेंगे, इसका मतलब गाड़ी त्वरित नहीं था, उसने एक्सीलरेटर का ज्यादा यूज नहीं किया। जो लगातार एक्सीलरेटर का यूज कर रहा है, वेग को चेंज कर रहा है, इसका मतलब वह त्वरित वेग में है। वेग परिवर्तन हो जाए समय के साथ, वेग घटे तो उसे मंदन कहते हैं, वेग बढ़े तो उसको त्वरण कहते हैं। हालांकि दोनों को सूचित ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। वेग परिवर्तन बटा समय। अब इसका मात्रक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है मात्रक निकालना। बताइए वेग का मात्रक क्या है। तो अभी जस्ट हम वेग का मात्रक निकाले हैं, जस्ट। तो वेग का मात्रक क्या निकाले, मीटर प्रति सेकंड। अब मैं बताया था आपको थोड़ी देर पहले, अगर याद होगा तो मैं बताया था कि घनत्व के मात्रक आए थे 3। घनत्व का मात्रक मतलब 3 कहने का मतलब केजी बटा मीटर क्यूब ऐसे आया था। उसको हम ऐसे लिखे थे और बाद में लिखे थे ऐसे, केजी मीटर माइनस 3। तो मैंने कहा था कि जब भी आपको यूनिट निकालना हो और बटा वाला मात्रक यूज करना हो तो आप यही यूज करेंगे, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ऐसे कोई भी यूज कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, लेकिन आपका अगर गणित ठीक नहीं है तो ये वाला यूज करेंगे तो कैलकुलेशन आसान आ जाएगा। अब समझिए किसका मात्रक निकालना है, त्वरण का। तो वेग का मात्रक, वेग हम जस्ट निकाले हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अभी हम पढ़े चाल का, सबसे पहले पढ़े हम क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, याद रहना चाहिए। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, और आयतन के बाद घनत्व केजी बटा मीटर क्यूब, केजी बटा मीटर क्यूब। घनत्व कितना आयतन में, कण घना घना है, कण का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान का केजी और बटा में मीटर क्यूब, खत्म। उसके बाद हम लोग पढ़े चाल मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, चाल मीटर पर सेकेंड, और वेग मीटर पर सेकेंड, सेम है, चाल और वेग का सेम है। अब हम इसे त्वरण का निकाल सकते हो। तो वेग का मात्रक याद है मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड को फाइनल नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, मीटर बटा सेकेंड। ये सिर्फ वेग का हुआ। तो वेग के नीचे अगर बटा है तो इसमें भी बटा देंगे बड़ा से, इसको कहते हैं मेन बटा। मेन बटा पकड़ना बहुत जरूरी है, तो आगे कंफ्यूजन हो सकता है। और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड, ठीक है। अब देखिए मीटर और सेकेंड बटा सेकेंड, एक अगर ऊपर हो मेन बटा के, एक नीचे हो, तो दोनों में गुना कर लेंगे, या फिर नॉर्मली आपको पता है कि इसके नीचे एक माना जाता है। और मीटर बटा सेकेंड जैसे है तो मीटर बटा सेकेंड वैसे वैसे लिख दीजिए, मीटर बटा सेकेंड। और मेन बटा याद रखना है, मेन बटा को अगर गुना में बदलिएगा तो नीचे वाला टर्म उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो उल्टा हुआ तो सेकेंड बटा 1 है, उल्टा करेंगे तो 1 बटा सेकेंड हो जाएगा। तो जैसे गुना कीजिएगा मीटर में मीटर से तो क्या, मीटर में 1 से तो मीटर, और बटा में सेकेंड से सेकेंड तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, खत्म। तो त्वरण का मात्रक आपसे जब भी पूछेगा तो निकाल लेंगे मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, खत्म। इसको प्रैक्टिस करना है और याद रखना है, मात्रक वाला जो क्लास बताऊंगा, एक क्लास और आगे फिर एक आएगा मात्रक का क्लास, वो बाद में आएगा। दोनों क्लास को आपको 2-3 बार देखना, वैसे प्रैक्टिस बार बार करना है, हार्ड है नहीं। एक बार इसे कराने के बाद फिर मैं कराऊंगा स्पीड में। चलिए तो इतना कंप्लीट है पूरा। एक बार फिर इसे, अब हम बल भार निकालेंगे। एक बार इसे मिटाता हूं और जल्दी से मेरे साथ फिर से एक बार लग जाइए।
अंग्रेजी हटाइए, देश बचाइए, ऐसी भाषा विवाद ज्यादा चल रहा है। चलिए तो ठीक से देखिए यहाँ एलो यूज कर लेते हैं। चलिए चाल बराबर मन में चलना चाहिए, दूरी बटा समय, दूरी के लिए मीटर और नीचे समय तो मीटर पर सेकंड, खत्म। वेग के लिए तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन के लिए मीटर और बटा में समय के लिए सेकंड, मीटर बटा सेकंड, खत्म बात। त्वरण के लिए तो त्वरण बराबर निकालना है तो वेग परिवर्तन बटा समय, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग के लिए हमको याद है मीटर बटा सेकंड, और वेग बटा समय तो सेकंड। अब देखिए मेन बटा कौन सा, मेन बटा पकड़ना है, मेन बटा वेग के नीचे तो मेन बटा आएगा, तो वाला अब याद रखना है। हम जानते हैं कि ऊपर वाला ठीक है सेम टू सेम मीटर, और नीचे वाला जब उल्टा होगा तो उल्टा होगा, देख लीजिए मीटर बटा सेकंड है, उल्टा होगा तो सेकंड में सेकंड से गुना होगा तो मीटर कर लेते हैं नॉर्मली, आपको अगर हार्ड लग रहा होगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आंसर। तो देख लीजिए ऊपर जैसे तैसे लिखिए, और मेन बटाव क्या बदलना है, ऊपर वाला जैसे सेम टू सेम लिख दिए, और मेन बटाव किसे बदलना है, गुना में, तो 1 बटा सेकंड, यानी करेंगे मीटर बटा में सेकंड तो सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी फाइनली हम तुरंत का याद रख सकते हैं, याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैं पूरा याद करने के लिए नहीं कहूंगा, कभी नहीं, पूरा आप याद भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कम से कम आपको बल तक याद रहना चाहिए, क्योंकि बल का डायरेक्ट यूज आ जाता है आगे, त्वरण का डायरेक्ट आगे यूज आ जाएगा, ठीक है। तो कम से कम जहां जो बार बार डायरेक्ट यूज आता है वो तो कम से कम याद होना चाहिए। जैसे दाब का एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, दाब का ऐसा मात्रक बताएं। एक बार तो ऐसा हुआ कि दाब का ऐसा मात्रक पूछ दिया गया और नीचे कोई दाब का मात्रक ही नहीं था, आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी ऐसा हो तो कम से कम आपको उतना मात्रक तो याद होना चाहिए जो बाद में बार बार यूज हो रहा है। तो एकदम मैं कह रहा हूँ रट जाइए, और मैं देखिए मैं क्या करा रहा हूँ, कैसा कंसेप्ट करा रहा हूँ, ये आपको अभी फायदा नहीं दिखेगा, ये आपको फायदा दिखेगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक। चलिए तो त्वरण हो गया, त्वरण का मात्रक। अब निकालना है बल का मात्रक, तो बल का पहले निकालना है तो फिर भार का देखेंगे। तो बल बराबर फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो सोचिए एक हल्का वस्तु है तो उस पर बल लगाएंगे, एक भारी वस्तु है उस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, यानी बल कितना लगेगा ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। तो पहला बात बल बराबर द्रव्यमान, और जब उस पर आप बल लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ त्वरण आ जाएगा, ठीक है। साइकिल का पहिया है, ठीक है, साइकिल में पहिया है तो पहिया पर जैसे आप बल लगाते हैं तो घूमने लगता है, उसमें त्वरण आ गया। एक्सीलरेटर से क्या करते हैं, आप बल देते हैं तो बल से उसमें कुछ त्वरण आ जाती है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। और ये नहीं तो आपको फॉर्मूला पता होगा, F बराबर ma, याद है F बराबर ma, तो F मतलब फोर्स, m मतलब मास और a मतलब एक्सीलरेशन त्वरण, तो द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, F बराबर ma याद होगा। तो फोर्स बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब बताइए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो खूब पढ़े द्रव्यमान का मात्रक केजी, तो लिख देते हैं केजी। और त्वरण का मात्रक देखिए डायरेक्ट आ गया, अब जब आएगा तब तो बार बार निकालेंगे थोड़ी, एग्जाम में टाइम नहीं उतना। तो त्वरण का हम जस्ट याद किए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कुछ नहीं, वेग का और चाल का जो मात्रक है ना सेम लिखना है और बस एस पर स्क्वायर चढ़ा देना है, ठीक है। मतलब चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, और त्वरण का मात्रक तो मीटर पर सेकंड, बस स्क्वायर पर दे देना है, खत्म बात। कोई दिक्कत, तो आपको याद हो गया होगा। जैसे ही बल का मात्रक निकालेंगे तो द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान का मात्रक केजी और त्वरण का मात्रक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सेम लिखना है मीटर प्रति सेकंड, इस पर दे देंगे स्क्वायर। और जानते हैं आप केजी में इतना से गुना करेंगे, तो जब भी गुना करेंगे एबीसीडी में ए गुना बी ए बी, सी गुना डी सी डी, तो केजी गुना मीटर पर सेकंड स्क्वायर था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए याद रखना पड़ेगा कि बल आगे जब पढ़ेंगे आप कार्य बराबर, तो कार्य के मात्रक में आ जाएगा फॉर्मूला बल, आगे कहाँ जाएगा यहाँ, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, और कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो इसमें बताइए बल का फॉर्मूला फिर लगा के निकालिएगा उतना टाइम रहेगा नहीं, तो कम से कम बेसिक 4 5 6 7 है जिसका बार बार यूज आने वाला है वो आप याद कर लीजिए, और उसके बाद सटाक से काम करेंगे। तो मैं अंतिम 1 2 बताऊंगा जो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक तो कुछ नहीं बहुत आसान है, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान का केजी और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड था उसमें स्क्वायर लगा दें, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बात खत्म। अब बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका सही मात्रक क्या होगा, इसका सही मात्रक जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मैंने बताया,
लेकिन बल के बारे में सबसे पहले डिफाइन सही रूप से किए थे उनका नाम था न्यूटन। और इस फॉर्मूला के बारे में, इस फॉर्मूला जो है न्यूटन की गति की सेकेंड लॉ से है, F बराबर m ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण फॉर्मूला कहाँ से प्राप्त किया गया? तो पता चला न्यूटन की सेकेंड लॉ से, गति के दूसरा नियम से। इसीलिए न्यूटन साहब के सम्मान में इस पूरे को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहा गया न्यूटन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बल का ऐसे मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का ऐसे मात्रक क्या है? न्यूटन। कंप्लीट है। आगे जब पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे हम कि एक डाइन साहब आए और डाइन ने कहा कि नहीं ठीक है न्यूटन है, लेकिन सीजीएस के फॉर्म में बदले वो, और सीजीएस को डिफाइन किए कि एक मतलब सीजीएस फोर्स किसको कहेंगे, तो वो चूंकि डाइन साहब बताए थे इसलिए बल का सीजीएस मात्रक अगर कभी पूछे कि सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, तो हो जाएगा डाइन। इंग्लैंड में फैशनदार नाम है डाइन। अपने तरफ तो किसी को बोल दीजिएगा कि तुम तो डाइन जैसे हो, बुरा मान जाएगा। इंग्लैंड में डाइन का मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है। तो समझिए ठीक से, डाइन। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या है? डाइन। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, कैसे होगा आगे बताएंगे। अभी आपको याद रखना है 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। न्यूटन की गति के नियम पढ़ रहे होंगे, वहां हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी क्या याद रखना है? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। यहां से भी आप याद कर सकते हैं कि ए डाइन क्या है, तो डाइन है सीजीएस मात्रक, आप निकालेंगे। और न्यूटन क्या है? एसआई मात्रक। तो देख लीजिए केजी, केजी में 1000 ग्राम, ठीक है। मीटर है इसमें, तो मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1000 में 3 शून्य, सेंटीमीटर में 2 शून्य, तो 3 2 5, 10 के पावर 5 डाइन। अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे हम जब बल की बात करेंगे, बल की गति, न्यूटन गति के नियम में। तो बताइए जल्दी से, बल का मात्रक तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द्रव्यमान गुणे त्वरण केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? बल। अब बल का मात्रक हो गया एसआई मात्रक न्यूटन उनके सम्मान में, और सीजीएस मात्रक डाइन, बात खत्म। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, बात खत्म हो गया। अब भार का मात्रक क्या होगा? तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कि जो भार है एक प्रकार का बल ही है। हम है खड़े, पृथ्वी जितना बल से मुझे खींच रही है यही तो मेरा भार है। तो भार का मात्रक भी क्या होगा? न्यूटन ही होगा। भार का मात्रक भी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। भार का मात्रक भी डाइन ही होगा। भार क्या एक प्रकार का बल है। यही रीजन है कि भार पूरी पृथ्वी पर सबका एक जैसा नहीं होगा। अगर मेरा भार यहाँ कुछ है तो अलग अलग जगह पर जाने पर मेरा भार चेंज होगा। तो भार हमेशा चेंज होता है क्योंकि भार क्या एक प्रकार का बल है। द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि द्रव्यमान का मतलब अंदर जितना मटेरियल भरा उसी को द्रव्यमान कहते हैं। तो अंदर मटेरियल भरा हुआ है, कौन निकालेगा? वो तो बस 2 ही लोग निकाल सकते हैं, भगवान नहीं तो फिर पृथ्वी के भगवान डॉक्टर, बाकी तो ठीक है। तो याद रखना बल और भार का मात्रक सेम, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, सीजीएस में डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, खत्म। और बल और भार के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है। अगर कोई रॉकेट उड़ रही है तो उड़ती जिस बल के कारण उस बल को कहा जाता है परनोद, थ्रस्ट। तो अगर एग्जाम में बल पूछे, भार पूछे या प्रनोद पूछे, इसका इस मात्रक क्या होता है? तो सबका मात्रक क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, खत्म। सीजीएस में डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। याद हो गया होगा, बात खत्म हो गया। बताइए जल्दी, कोई डाउट कहीं से भी? जितना मैं एनर्जी लगा रहा हूं अगर उतना एनर्जी आप लगा देते हैं, यकीन मैंने आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा और एग्जाम में आप एकदम गर्दा गर्दा उड़ा सकते हैं। सवाल का आवेग, आवेग क्या है तो और संवेग क्या है? तो सबसे पहले संवेग देख लेते हैं। तो देखिए ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सन और वेग। सन मतलब होता है संहति, कहते हैं ना कि तुम्हारे बात में संहति नहीं है, तुम्हारे बात में वजन नहीं है, तुम्हारे बात में द्रव्यमान नहीं है। तो संवेग में एक वर्ड आ गया द्रव्यमान, और वेग तो वेग, द्रव्यमान गुने वेग। संवेग का मतलब द्रव्यमान गुने वेग। जैसे आप देखिए साइकिल से आपको धक्का मार दिए और फिर ट्रक आप पे चढ़ा दिए, मतलब ट्रक से आपको धक्का मार दिए, तो बताइए किससे ज्यादा चोट लगेगा? ट्रक से। क्यों? क्योंकि ट्रक में संवेग ज्यादा है। संवेग मतलब उसका द्रव्यमान भी ज्यादा है, उसका वेग भी ज्यादा है। तो याद रखना है कि संवेग का मतलब होता है एक साथ द्रव्यमान गुने वेग। दुनिया में बिना संवेग का कोई नहीं है। मेरे में वजन है, अच्छा खासा वजन है, और मान लीजिए खूब स्पीड से हम दौड़ जाए तो मेरे में वजन भी अच्छा है और वेग भी अच्छा है, तो कहेंगे संवेग, द्रव्यमान गुना वेग। इसको सूचित किया जाता है P से और इसको लिखा जाता है mv, तो P बराबर mv। तो संवेग अगर पूछे संवेग क्या है तो P बराबर mv को संवेग कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मोमेंटम कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोमेंटम। आगे इसका भी यूज आएगा खूब न्यूटन की गति के सेकंड लॉ में ही, कि कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अगर बॉल को पकड़ते हुए हाथ पीछे को खींच लेता है, ऐसा क्यों करता है? तो समझेंगे वहां आगे। यहाँ हमें संवेग का मात्रक निकालना है। तो संवेग द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी,
और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, चाल और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक वैधानिक चेतावनी, जब तक आपको एक मात्रक याद न हो तब तक अगला मात्रक में जंप न करें, नहीं तो आपको वित्तीय जोखिम और सिलेक्शन जोखिम की संभावना है। तो चल देखिए, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान का केजी और वेग का मीटर पर सेकंड, यानी केजी मीटर पर सेकंड, ये हो गया पूरा कंप्लीट संवेग का मात्रक। अच्छा, इसको हम अगर लिखेंगे ठीक से फिजिक्स की भाषा में तो कैसे लिखेंगे, तो केजी और मीटर और ये जो है तिरछा तिरछे से हटाएंगे तो सेकेंड और -1। जब आपको पता है ये जब हटाते हैं तो अगला टर्म में माइनस लग जाता है, कोई संख्या नहीं तो 1 लिख देंगे। बताइए, कंप्लीट है मोमेंटम, मोमेंटम का मात्रक ये मतलब ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो केजी मीटर -1, केजी मीटर पर सेकेंड। यानी ये भी बड़ा आसान है, मतलब वेग का मात्रक तो याद है मुझे, द्रव्यमान का मात्रक याद ही है, यहाँ से निकल जाएगा संहति गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का केजी और वेग का मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, बात खत्म। कितना आसान है, तो ये तो मैं लिख देता हूँ, आसान है याद करना। आवेग क्या है, कराटा मैन को देखे होंगे, कराटा मैन या मॉन्क वगैरह है, वो देखते हैं यूट्यूब पर देखेगा वीडियो तो प्रैक्टिस करते हो, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अब सोचिए प्रैक्टिस ऐसे ऐसे करें तो गौर कीजिएगा, कभी मान लीजिए कि कोई ब्रिक्स है, कोई ईंट है और ईंट को तोड़ना है, तो तोड़ते क्या, तो बहुत बताइए एकदम आराम से ऐसे करके मारते हैं, ठीक है, वो मारते हैं बहुत स्पीड में ऐसे, और स्पीड मतलब मैं तो नहीं मार पाऊंगा, ऐसे स्पीड में मारते हैं और हाथ पीछे खींचते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको बल लगाना है और टाइम इतना कम कर देना, इतना कम कि चोट का कम अनुभव लगे। तो इसी को कहते हैं इम्पल्स। कई बार केबीसी देखते होंगे तो अमिताभ बच्चन सामने जो बैठा है कंस्टेंटेंट, उन्हें कहते हैं कई बार कि डोंट इम्पल्सिव, मतलब आपको इम्पल्स नहीं होना है, आपको हड़बड़ा के जवाब नहीं देना है। कई लोग होते हैं ना इम्पल्सिव पूरा, कि एकदम डिसीजन ले लेना, चाहे आगे फायदा और नुकसान कुछ ही हो, डिसीजन ले लेना है। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का मतलब होता है हड़बड़ा के कुछ करना, तेजी में कुछ करना, क्षणिक समय में कुछ करना। तो आवेग को अंग्रेजी में इम्पल्स कहते हैं, और आवेग बराबर फॉर्मूला होता है, मतलब बल तो लगाना है लेकिन बहुत कम समय के लिए बल लगाना है, इसको कहते हैं आवेग। ठीक है, इसे सूचित करते हैं आई से, तो आई बराबर एफ टी, इंग्लिश में तो लिख लीजिए, हिंदी में कहेंगे एफ मतलब बल और टाइम मतलब समय। तो क्या लिखेंगे, आवेग बराबर बल गुना समय, बल गुना समय। ठीक से खुद देखिए, समझिए कराटा में क्या करते हैं प्रॉपर। तो बल और समय में कैसा रिलेशन है, तो याद रखना एक ही साइड है, मतलब देखिए एक इधर हो एक उधर हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, दोनों एक सीध में तो सीधा समानुपाती का संबंध। लेकिन दोनों एक ही साइड है तो दोनों के बीच अगर मैथमेटिकली गुना भाग ये सब का चिन्ह है तो हमेशा क्या होगा, गुना का चिन्ह है तो प्रॉपर क्या होगा, उल्टा समानुपाती। रीजन क्या है, क्योंकि जानते हैं गुना में अगर इसको लाएंगे इधर तो बटा में चला जाएगा। अब जान इतना तो पता आपको कि मल्टीप्लाई में इसको इधर लाएंगे तो क्या बटा में चला जाएगा, तो एक ऊपर एक नीचे, तो उल्टा समानुपाती का संबंध हो गया ना। तो हम क्यों ना वहीं से समझ जाए कि दोनों के बीच उल्टा समानुपाती है, पहचानेंगे तुमको उल्टा समानुपाती ऐसे, तो ही पहचान जाएंगे क्यों लाना है नीचे। तो बल और समय के लिए उल्टा समानुपाती का संबंध। अब समझिए, समय अगर बढ़ाएंगे और दोनों के बीच उल्टा समानुपाती तो समय बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, ठीक है, बल मतलब चोट, समझिए इस बात को। और समय कम करेंगे तो देखिए मतलब सॉरी उल्टा समानुपाती है तो समय बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, उस पर जो चोट कर रहे हैं ऊपर क्या घटेगा। समय कम करेंगे तो बल जितना कम करेंगे उतना बल बढ़ेगा। एक काम करते हैं, इसको बल को नीचे ले आते हैं, ज्यादा भैया आपको समझ में आ जाएगा। आवेग बटा क्या, बल, दोनों के बीच देखिए उल्टा समानुपाती है, तो समय अगर बहुत आराम से मारेंगे तो चोट का मान, बल का मान जो आप बल लगा रहे हो कम जाएगा, ईंटा नहीं टूटेगा। लेकिन बहुत तेजी में मतलब ऐसे किए, इसका मतलब समय बहुत कम कर दिए, समय जितना कम चोट या बल उतना ज्यादा, और उतना ज्यादा तो ब्रिक्स टूट जाएगा। यही रीजन है कि कराटा मैन या मॉन्क वगैरह जो प्रैक्टिस करते हैं बहुत तेजी में हाथ हिलाते हैं। क्लियर है पूरा। तो आवेग बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल गुना समय। मुझे लगता है ये आपको याद हो गया होगा। और बल गुना समय, तो बल का मात्रक दुनिया जानती है न्यूटन, और समय का मात्रक दुनिया जानती है सेकेंड, दोनों को गुना कर देंगे तो न्यूटन सेकेंड, तो एक तो न्यूटन सेकेंड हो गया इसका मात्रक। ठीक है भाई, दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड अगर न्यूटन के फॉर्म में ना दे तो हम जानते हैं बल का एक और मात्रक तो है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम ये भी बताएं कि जब भी आपको कहीं लिखना हो मात्रक निकालने के लिए तो आप ऐसे पर नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे, बटा में, फॉर्मेट प्रॉपर, केजी मीटर जहां प्रति आएगा उसको बटा लिख देंगे, सेकेंड स्क्वायर। तो बल का हो गया ये, और समय का लिखेंगे क्या, सेकेंड। अब देखिए सेकेंड से सेकेंड एक सेकेंड बचा तो क्या हो गया, केजी मीटर और प्रति है बटा सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अब एक बार ठीक से मिलाइए,
आवेग और संवेग का मात्रक सेम है क्या? तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका मात्रक सेम है, तो देख लीजिए जिसका मात्रक सेम होगा उसका बीमा भी सेम होगा। ठीक है, बीमा भी नहीं बताया हूँ, लेकिन आपको एक दो तीन बताऊंगा, क्योंकि बीपीएससी में पूछा नहीं गया कभी, तो एक दो तीन बताऊंगा, वहां से आप निकाल लेंगे बाकी सब। तो चाल का मात्रक और वेग का मात्रक सेम, तो चाल का बीमा वेग का बीमा सेम। फिर देखिए संवेग का मात्रक और आवेग का मात्रक सेम, तो संवेग का बीमा और आवेग का बीमा सेम। बाकी तुरंत आपको याद है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल आपको याद है, प्रनोद आपको याद है, भार आपको याद है, पूरा हो गया खत्म। एक बार आप देख लीजिए ठीक से, एक बार आप लिख लिख प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। जहां डाउट हुआ फिर से देख सकते हैं। बताइए कोई डाउट नहीं? अब आगे एक बार मैं ऐसे इसको फिर मिटा के एक बार लिखूं, ये तो क्लियर है, या फिर रहने दीजिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए खुद, क्यों उतना टाइम बढ़ाना। चलिए अब आगे है, ये सब एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड सवाल है जो मैं इसमें लिया हूँ। कंप्यूटर डिजिटल सूचना, मतलब कंप्यूटर डिजिटल सूचना का अगर मात्रा को मापा जाए तो किस में मापा जाता है? तो जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आप देखते हो 25 जीबी का वीडियो हो गया, 35 जीबी का वीडियो हो गया, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ जीबी होता है। जीबी मतलब गीगाबाइट, एमबी का हो गया तो मेगाबाइट, मेन क्या है इसमें? बाइट। दो चीज है इसमें, एक बिट और एक बाइट। तो डिजिटल सूचना जब भी लिखा जाता है इसको दो मात्रक है, इसके जो छोटे मात्रक होते हैं उसे कहा जाता है बिट। बिट नॉर्मली होता है एक, इसमें एक यूनिट यूज होता है। और जब प्रॉपर 8 बिट मिल जाए, कितने बिट मिल जाए? 8 बिट, उसी को कहा जाता है, 8 बिट अगर मिल जाए तो उसको कहा जाता है बाइट। और इस बाइट से अगर उसमें मेगा लगा दे तो हो जाता है मेगा बाइट, उसमें किलो लगा दे तो होता है किलो बाइट, उसमें गीगा लगा दे तो हो जाता है जीगा बाइट। इसी को जीबी कहते हैं, एमबी कहते हैं, केबी कहते हैं। ठीक है, और 1 जीबी बराबर आपको पता है कितना एमबी? तो 1 जीबी बराबर 1024 एमबी, ये तो पता है आपको, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर डिजिटल सूचना किसमें मापा जाता है तो आपको याद रखना है बाइट, इसका सही आंसर है बाइट, BYT कंप्लीट। सबसे न्यूनतम इकाई पूछे, सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? बीट। ठीक, ऑप्शन में बीट रहे तो बीट में मारिएगा, बीट ना रहे तो बाइट में मारिएगा, खत्म। भूकंप, तो भूकंप का मात्रक होता है रिक्टर। एक आपको पता होगा रिक्टर, एक भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले एक स्केल बनाया था, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल ऐसे होता है और इसका मापक शुरू होता है 1 से लेकर 10 तक, जिसमें बीच में होता है 6, और 6 को कहते हैं मॉडरेट, मतलब अगर 6 से नीचे है मतलब आप सेफ हैं, और 6 से ज्यादा है तो आप डेंजर जोन में, मतलब 6 से अगर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है प्रॉपर, तो इसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं। ठीक है, इसको मेजर कहते हैं, इसको डेंजर कहते हैं और इसको ओवर डेंजर कहते हैं, मतलब खत्म है बात। तो ये स्केल किसे बनाया? रिक्टर ने। तो रिक्टर जो है यही एक मापन है किसका? भूकंप का। तो अगर मान लीजिए 7 की तीव्रता से भूकंप है तो हम कहेंगे 7 रिक्टर इसका तीव्रता है, इंटेंसिटी भूकंप का। तो भूकंप का मात्रा क्या होगा? रिक्टर। किस स्केल से? तो रिक्टर स्केल से, खत्म बात। समुद्री जहाज की चाल, तो देखिए हम लोग जैसे किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलते हैं, वैसे समुद्री जहाज चलती है और नॉटिकल मील के हिसाब से चलती है। अगर मान लीजिए कोई समुद्री जहाज, मान लीजिए ये जहाज है कोई, वो समुद्री जहाज में चार 4 व्हीलर जैसा बना दिया, 4 व्हीलर जैसा भी, 4 व्हीलर भी मतलब ऐसा नहीं रहता है। अगर 4 व्हीलर भी कोई मुझे बोले बनाने के लिए तो 4 व्हीलर जैसा नहीं बनाऊंगा। तो मान लीजिए समुद्री जहाज है, ठीक है। अगर यह एक नॉटिकल मील में कितने, तो एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर। अगर कोई समुद्री जहाज 1 घंटा में 1.852 किलोमीटर चली जाती है, इसका मतलब है कि समुद्री जहाज की जो चाल है वो प्रॉपर मतलब इतना है, एक नॉटिकल मील है। एक नॉटिकल मील प्रति घंटा को कहा जाता है नॉट। क्या कहते हैं? नॉट, अंग्रेजी में KNOT। तो अगर आपसे पूछे समुद्री जहाज की चाल किसमें मापी जाती है तो आपको याद रखना नॉट में। क्वेश्चन रिपीट है बार बार तो आपको याद रखना पड़ेगा। कई लोगों के दिमाग में अगर तो सवाल ही नहीं आता है, ठीक है, सवाल ही नहीं आएगा, नहीं आएगा छोड़ दो, आ चुका है, जो आ चुका है वो आएगा, जो नहीं आया है वो भी आएगा। ठीक है, गीता में लिखा है। आ रहा समझ में पूरा? अब आगे वायुयान की चाल। तो वायुयान की चाल हम आपको ध्वनि की चाल के हिसाब से, किसके चाल के हिसाब से? ध्वनि की चाल से। और इसको अभी आप याद कर रख लेंगे, मैक में मापते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मैक, MACH। और मान लीजिए कोई वायुयान की चाल मैंने कहा है 1 मैक है, इसका मतलब उसकी चाल ध्वनि की चाल के बराबर है, 343 मीटर पर सेकंड, आपको पता होगा। ठीक है, अगर कोई कहता है एक वायुयान की चाल 2 मैक है, मतलब ध्वनि की चाल से दुगुना है। 3 मैक है, ध्वनि की चाल से 3 गुना है। वायु में ध्वनि की चाल 4 मैक है, मतलब ध्वनि की चाल से 4 गुना ज्यादा है। तो वायुयान की चाल क्लियर है। अगला जल प्रवाह की गति।
तो जल प्रवाह की गति को मापते हैं क्यूसेक में। किसे मापते हैं? क्यूसेक में। क्यूसेक का मतलब होता है 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। यानी 1 सेकंड में अगर कोई जल प्रवाह है प्रॉपर, जैसे कभी हम पानी कहीं से छोड़ते हैं प्रॉपर, तो किसी एरिया में बाढ़ ना आ जाए तो बाढ़ से बचने के लिए कई बार बांध खोल देते हैं, तो पानी कहीं जा रही है, तो कितना पानी, हम कहते हैं इतना लीटर पानी आ गया, या जल का प्रवाह कैसा है, तो उसको क्यूसेक में मापते हैं क्यूबिक फीट पर सेकंड में। 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा, क्यूबिक फीट पर सेकंड। क्लियर है? क्यूसेक। जल प्रवाह की गति क्लियर। ओजोन की मोटाई मापते हैं डायमेंशन में। इसका संकेत डीबी है, ये तो आप याद कर लेंगे। डायमेंशन, हालांकि डायमेंशन क्या होता है जो अभी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे थोड़ा सा। डायमेंशन का मामला ये है कि 2.69 इंटू 10⁻16 या 20 ऐसे ओजोन मोलिकल होते हैं। O3, ओजोन का सूत्र क्या है? O3, याद रखना है। और ओजोन एक विरंजक है, मतलब किसी चीज का रंग उड़ा सकता है, इसलिए ओजोन को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां से ओजोन को देखा जा सकता है, ओजोन क्षेत्र को देखा जा सकता है। तो ओजोन एक विरंजक है, किसी का रंग उड़ा सकता है। तो ओजोन की मोटाई कैसे मापते हैं? डायमेंशन में। किसमें मापते हैं? डायमेंशन में। डायमेंशन। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। इतना एक बार जल्दी से एक बार देख लीजिए। डिजिटल सूचना बाइट, क्लियर है? बीट या बाइट। भूकंप रिक्टर देख लीजिए। समुद्री जहाज की गति नॉटिकल मील, तो नॉट उसमें से खींच लेना है, नॉटिकल मील का नॉट। समुद्री जहाज की चाल कैसे मापते हैं? नॉट में। वायुयान की चाल मैक में। 1 मैक ध्वनि की चाल के बराबर, 2 मैक ध्वनि की चाल का दुगना। जल प्रवाह की गति क्यूसेक, क्यूबिक फीट पर सेकेंड। ओजोन की मोटाई डायमेंशन। खत्म। अब देख लीजिए, अब आ गया बल, आघूर्ण, कार्य और ऊर्जा और शक्ति। इतना देख लेते हैं अभी। बल आघूर्ण क्या है? चलिए, आप चापाकल तो चलाए होंगे। ये है गांव में पहले मशीन जो आती है, इलेक्ट्रिकल मशीन, ये सब से पहले एक जाता होता है, इसे जाता कहते हैं या फिर आटा पीसने वाली चक्की कहते हैं। ये नट है, मतलब ये रिंच है जिसे नट वगैरह कसा जाता है, ढीला किया जाता है। ये है हैंडपंप। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी को हैंडपंप चलाना हो, तो हैंडपंप चलाने के लिए कहाँ पकड़ेगा? जनरली आप देखेंगे यूज करते हुए, यहाँ पकड़ के चलाता है या फिर यहाँ पकड़ के चलाता है? पहली बात, किनारे पे पकड़ के चलाता है। तो क्यों पकड़ के चलता है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बल तो लगाएगा। तो बल आघूर्ण क्या है? तो अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद वो घूम जाए, घूमने लगे, तो उसे बल आघूर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में टॉर्क कहते हैं इसे, टॉर्क। तो समझिए, अगर कोई वस्तु पर हम बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद वो घूम जाए, तो उसे क्या कहते हैं? बल आघूर्ण, टॉर्क। ठीक है, इसे टाउ से सूचित करते हैं, टाउ। ठीक है, अब समझिए, अगर मान लीजिए हम इस पर बल लगा रहे हैं, ठीक, बल लगाने का, तो सोच लीजिए अगर यह नहीं होता, तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं होता ही नहीं, तो हम नचाते क्यों? उकारू है, मान लीजिए ऐसे मन कर रहा है नचाने का, तो सोचिए अगर हम यहाँ बल लगाएं, तो बल लगाने के बाद ये बल अगर नहीं होता तो घूम के पूरा ऐसे वापस आ जाता। तो बल लगाने से घूम गया, बल टॉर्क। क्लियर है? अब सोचिए अगर हम यहाँ बल लगा, तो पहली बात बल तो लगाना पड़ेगा, तो बल आघूर्ण है तो बल तो होगा सबसे पहली बात। और क्या होगा? तो बल अगर हम यहाँ लगाएं तो सोचिए ज्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, घूमेगा भी कम, घूमेगा भी कम। लेकिन अगर यहाँ बल लगाते हैं, दूरी अगर बढ़ा दिए, तो यहाँ बल लगाए, तो याद रखना घूमेगा ज्यादा। इसका मतलब दूरी बढ़ा देंगे तो एक तो बल हमको कम लगाना पड़ेगा और ज्यादा घूम जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना, इसीलिए दूरी हम बढ़ा देते हैं। दूरी और आघूर्ण कैसा रिलेशन? सीधा। दूरी बढ़ाएंगे तो घूर्णन भी बढ़ जाएगा। यही रीजन है कि हम चापाकल को यहाँ से पकड़ के चलाते हैं। कभी टूट जाए ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाता है हैंडपंप चलाने में। यहाँ तक कि किसी को देख रहे होंगे नॉट वाल्व टू टाइट करते हुए, ढीला करते हुए, तो हमेशा यहाँ से पकड़ के करता होगा, यहाँ से नहीं। गांव में जो महिला आटा जब पीसती थी, ज्यादा चलाती थी, तो देखिए किनारा यहाँ दिया हुआ है, अगर यहाँ दिया रहता तो समझिए ठीक से कि सब कुछ याद आ जाता है। आटा बनाते समय, गेहूं को आटा में बदलते समय, आटा पीसते हुए ऐसा भी आता है। आटा को आटा कैसे, आटा है खुद पहले से, उसको पीसेंगे कैसे? तो गेहूं को पीसते हैं, आटा बनाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि बल तो लगाना पड़ेगा, तो नेसेसरी है। लेकिन दूरी कम होने से, अगर मान लीजिए दूरी कम होने से बल आघूर्ण घट जाएगा, जिससे वो घूमेगा नहीं, और घूमेगा नहीं तो हालत खराब हो जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा नानी तक। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको क्या करते हैं, इसका दूरी बढ़ा देते हैं, और दूरी बढ़ाएंगे तो ये पकड़ के आराम से हम घुमा सकते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर बल गुना दूरी। अब बल का मात्रक बताइए, तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर। अब आपको पता है, अब आप क्या करेंगे, न्यूटन का एक और मात्रक आपको पता है, न्यूटन का वैल्यू पता है आपको, क्या होता है? केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी तो आपको पता है, ये आप खुद बदलेंगे, मैं नहीं बदलूंगा। और गुने क्या हो जाएगा मीटर, ये बदल देता हूँ बस, तो केजी मीटर मीटर से गुना करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर, और नीचे है तो बटा सेकेंड स्क्वायर। ये भी तो हो सकता है मात्र। तो एग्जाम में तैयारी ऐसा भी पूछा जा सकता है। जब प्रेशर केमिस्ट्री पूछा था तो ऐसा पूछा था, जब आप सीख रहे तो बनाने में क्या समस्या हो जाएगा। और ऐसे अगर ये वाला ना दे प्रॉपर, बात वही है, सेम है दोनों, तो ये क्या लिख सकते हैं, बल के लिए न्यूटन, दूरी के लिए मीटर, और दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे न्यूटन मीटर तो न्यूटन मीटर आ गया। अब एक अच्छी बात बताता हूँ, क्या आ गया, न्यूटन मीटर, इसी को कहा जाता है जूल, यानी बल आघूर्ण का मात्रा क्या होगा, जूल। सोचिए, कोई डाउट। फिर आगे सोचते हैं कार्य कैसे मात्रक। तो कार्य के लिए अगर कोई कहता है कि आपको कार्य करना है, मान लीजिए कि मम्मी बोले कि घर में बहुत सारा धूल है ऐसे, और इसमें झाड़ू लगाना है, ठीक है। धूल इतना वजनदार है ऐसा कि आपके झाड़ू लगाने से, मान लीजिए झाड़ू ऐसे, ठीक है, आप झाड़ू लगा रहे हैं, धूल जा ही नहीं रहा है। या फिर हो सकता है आप झूठ बोल दें मम्मी को, सामने मम्मी आए और बोली झाड़ू कहाँ लगा है, धूल तो आगे गया ही नहीं। तो ये जो है, ये इस पर तो आपको सबसे पहले बल लगाना पड़ेगा, कार्य करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा बल, ठीक है। और मम्मी सामने आकर देखिए कि वो धूल यहाँ से वहां गया ही नहीं, तो आप बोलेंगे मम्मी हम दिन भर झाड़ू मार रहे हैं लेकिन धूल वहां गया ही नहीं, तो इससे काम नहीं बनेगा। मम्मी विस्थापन चेक करें कि धूल यहाँ है, धूल आगे गया कि नहीं। या फिर को छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक बहुत बड़ा बॉक्स है और आप मजदूर को मार रहे हैं, ठीक है, आप खड़े हैं, ठीक है, ऐसे हम ही मान लीजिए, और हमको आके बोला कि ऐसा बोलो, मजदूर कई लोग बुरा मान गया, मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं तो एसडीएम बनने वाला हूँ, ठीक है। समझिए, मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, जैसे मैं ही खड़ा हूँ, और कोई आके मुझे बोले कि ऐसा करो, ये जो अभी है 6 बजे यहाँ है, तुमको रात में मैं फिर 6 बजे आऊँगा शाम को, और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे ले जाके इसको स्टेशन पर पहुँचा दो, ये स्टेशन है, अगर पहुँचा दे तो मैं तुम्हें 600 रुपये दूंगा। मैं खुश रहूँ, माय गॉड 600 रुपये। अब सामने आया, वो देख रहा है कि मैं आराम से यहाँ सोया हुआ हूँ। अब सोचिए ठीक से, और मैं उसे बोलूँगा कि नहीं मैंने बहुत धक्का दिया, पूरा बल लगा दिया, जितना बल मेरे पास, मैंने सारा बल लगा दिया, लेकिन बल वो ये जो बॉक्स है वहां नहीं जा पाया। तो क्या वो यकीन करेगा मुझ पर? नहीं यकीन करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बल लगाया, हो सकता मान ले बल लगाया, लेकिन वो कैसे मानेगा? वो मानता तब जब ये बॉक्स यहाँ से वहां रहता, मतलब बॉक्स विस्थापित हुआ है। तो कहेगा मैं कैसे मान लूं कि तुम आगे बल लगाए हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम आगे ले जाना चाहते थे, तुम बल लगाए हो। तो सिर्फ बल लगने से कार्य डिसाइड नहीं होगा, विस्थापन हुआ कि नहीं उससे कार्य डिसाइड होगा। आप दीवार पे लगातार धक्का दे रहे हैं, गांव में होता है ना बैल, लगातार ऐसे आके धक्का दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए धक्का से दे रहा है, दीवार में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, इसका मतलब उसने कार्य नहीं किया, ठीक है। तो बल का याद रखना है, कार्य तभी होगा जब बल लगे, और बल होने के बाद क्या हो जाए, विस्थापन हो जाए। आप जो बैठ के पढ़ते रहते हैं उसको फिजिक्स कार्य नहीं मानती है। हाँ, आप किताब उठाकर इधर से उधर रैक से अपने टेबल से रैक पर करते हैं, इसको कार्य मानती है, लेकिन सफलता इससे नहीं होगा। तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो गया, बल गुना विस्थापन। बताइए, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल। ओह माय गॉड, कंप्लीट। फिर बताइए ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता, कितना कार्य किए वही तो ऊर्जा है। तो इसलिए जितना कार्य किए, कार्य ही ऊर्जा है, तो कार्य का जो मात्रक होगा ऊर्जा को ही मात्रक होगा, ठीक है। तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, जूल। इसे निकालना चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है कि P बराबर mgh, इससे आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए ठीक से, m मतलब द्रव्यमान, g मतलब त्वरण, h मतलब हाइट, या एक फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ये हम आगे ऊर्जा में पढ़ेंगे, इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, इसे कहते हैं गतिज ऊर्जा, और यहां से भी निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगा प्रॉपर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक निकाल के देख लेते चलिए, अगर किसी को डाउट हो नहीं सब निकालना है, तो K बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, मात्रक निकालना है। तो m का मतलब है द्रव्यमान, आपको पता है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg, और v का मतलब क्या है, वेग, और वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख लीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों पर है, तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। अब देख लीजिए, इसको ठीक से लिखिएगा तो kg मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब वही आया है जो पहले हम निकाले थे, याद कीजिए, न्यूटन को क्या कहते हैं, न्यूटन को कहते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुने दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। अब ठीक से देखिए, मैंने ऐसे बताया था ना, मीटर को मीटर से, क्योंकि
ये तो नीचे है स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। कहीं को लग रहा होगा ऐसा, फिर से लिख देते, वही बात है। देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह है बल का मात्रक और दूरी का मात्रक क्या है मीटर। तो पूरा करेंगे तो केजी और मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर और नीचे है प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही तो है। और चूंकि न्यूटन मीटर में ही वो आया है, न्यूटन मतलब पूरा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 मीटर बढ़ जा रहा है। इसमें देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 मीटर बढ़ जा रहा है, तो इसी को तो जूल कहते हैं। तो कोई फॉर्मूला आप निकाल के लगा के निकालेगा वही आंसर आएगा। अब यहाँ से एक बात मुझे क्लियर हो जा रही है कि बल आघूर्ण का मात्रक, कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक सेम है। अच्छा मात्रक सेम है तो बीमा भी क्या होगा, सेम होगा। बताइए कोई डाउट? फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको ऐसे ही याद रखना है कि तीनों का मात्रक क्या होगा, जूल। तो चलिए ये मिटाऊं, इससे एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, या फिर ऐसा कर सकते भी हटाता हूं मैं और एक काम करता हूं, मैं बता देता हूं कि बल आघूर्ण मतलब एक गीत याद रखिएगा, आप जानते हैं एग्जाम में, ऊर्जा काले कावा तेरा, सुनो गदर में भी गाना है, काला काले कावा तेरा। तो यहाँ से याद रखना है ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल। काले से याद रखना है कार्य, कार्य का मात्रक भी क्या होगा, जूल। और कावा बा से याद रखना है बल आघूर्ण, उसका मात्रक क्या होगा, जूल। यानी कार्य, ऊर्जा और कार्य और बल आघूर्ण तीनों का मात्रक क्या होगा, जूल। और मात्रक ही नहीं, इसका बीमा भी, डायमेंशन भी क्या होगा, बराबर। डायमेंशन निकाल आगे सिखाऊंगा, डायमेंशन आता नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी 1 2 3 सिखा दूंगा तो आप निकाल लेंगे। आप चेक कर लेंगे बाद में इसका बीमा भी क्या है, समान है। तो चलिए पूरा कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं। तो याद रखना। और एक सवाल एग्जाम में आता है कि ठीक है जूल है, कैलोरी किसका मात्रक है, क्योंकि हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा है कैलोरी में आपते हैं, कैलोरी बहुत बड़ा मात्रक है, जूल से 4 गुना बड़ा मात्रक है। तो एक एग्जाम में भी ये भी पूछा जाता है कि कौन बड़ा है, कैलोरी बड़ा या जूल। तो समस्या हो जाती है। तो अभी एक माँ मूवी आई है, हॉरर मूवी है माँ, उसमें एक्ट्रेस कौन है, काजोल। तो ये अगर आप याद करेंगे, याद रखेंगे, या फिर ये छोड़िए, काजू खाने से आपको पता है ऊर्जा मिलती है, काजू खाने से क्या मिल रही है, ऊर्जा। तो जो आपको पसंद है, अगर एक्ट्रेस पसंद है तो यहाँ से निकाल लीजिए, काजू पसंद है, आप खदक्खर किस्म के इंसान है तो काजू से निकाल लीजिए। तो देखिए का से आपको याद रखना है, जूल से याद रखना है, जूल से तो ऐसा लग रहा है कि जूल की बात हो रही है। और का से याद रखना है कैलोरी, कई लोग भूल जाते हैं कि बड़ा कौन है, इसलिए बता रहा हूं। तो एक कैलोरी और जूल, जो पहले आया है दुनिया में वो बड़ा होगा, जो बाद में आया वो छोटा होगा। कितना बड़ा होगा हम डिसाइड करेंगे। तो एक कैलोरी लगभग याद रखना है 4 जूल के बराबर होता है। इसमें देखिए पहले आया है का से कैलोरी और जू से जूल, तो एक कैलोरी किसके बराबर होगा, लगभग 4 जूल के। लेकिन एक्यूरेट अगर पूछे तो 4.2 जूल, एक्यूरेट पूछे तो 4.18 जूल, जिसको हम लोग प्रॉपर 4.2 लिख देते हैं। तो आप याद रखेंगे कि एक कैलोरी बड़ा है किससे, जूल से, लगभग 4 जूल के बराबर एक कैलोरी होता है। ठीक है, कंप्लीट पूरा। चलिए तो कुल मिला के बात है कि हम कार्य ऊर्जा से देख लें, एक बार फिर आप रिवाइज करके स्पीड में देख लेंगे। अब आगे बचा ध्वनि से संबंधित मात्रक। ठीक है, तो ध्वनि से संबंधित मात्रक इसे हम लोग प्रॉपर आगे देखेंगे, ध्वनि से संबंधित मात्रक और प्रकाश से संबंधित मात्रक, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। पहले आप जो मात्रक मैंने बताया उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आगे आने वाले तमाम टॉपिक के लिए आप मजबूत हो जाएंगे। एक दाब का मात्रक एग्जाम में बार बार पूछा जाए तो मैं भी नहीं बताऊं, वो आगे आ जाएगा। मतलब फिजिक्स का कोई टॉपिक आपसे नहीं बचेगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और पीवाई को भी हम लोग पूरा मन लगाकर करेंगे, साथ में मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ। और मेरी एनर्जी में कोई कमी नहीं पढ़ाई में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी एनर्जी से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप फिजिक्स सीख रहे होंगे। और फिजिक्स ऐसा सीखिए कि फिजिक्स के सारे सवाल आप, मेरा वही भाषा है, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।